गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं विद अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये क्या कहलाता है। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब स्थिर होता है, दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू सर्किट्स। ये दो सर्किट के बीच में एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे। जो फ्राइडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस प्रिंसिपल के आधार पे ये ट्रांसफर करता है। इट इज मेनली यूज इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सिंगल फेज पावर इज रिक्वायर्ड। इसका यूज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जहाँ पे सिंगल फेज का रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन हो गया। तो आप सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हो? ट्रांसफार्मर इज स्टडी डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज at constant frequency, at constant frequency। ठीक है, that is the essential condition, frequency must be always constant and frequency is the 50 हर्ट्ज। ओके, तो अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो ये ट्रांसफार्मर को डिफाइन करता है। ठीक है। दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू कूलिंग, अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग, जो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन जो है, देर आर टू टाइप्स, वन इज द कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप। फिर है बेस्ड ऑन ऑपरेशन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन कूलिंग, एयर नेचुरल कूलिंग। ठीक है, ऑयल इमर्स नेचुरल कूलिंग। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ऊपर की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वाइंडिंग, देयर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब इसी को ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ए सॉरी, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो क्या हो गया? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सिंगल, एक ही वाइंडिंग होता है। क्या होता है? सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसलिए वाइंडिंग के आधार पर दो ट्रांसफार्मर है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर। वाइंडिंग आधार पर कितना है? एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और क्या है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोर टाइप और सेल टाइप में डिफरेंस पूछा जाता है कि कोर टाइप और सेल टाइप में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए इसके हम डायग्राम से ही समझेंगे, बट इसका जो फीचर है देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, सर फीचर्स में क्या लिखा हुआ है? क्वाइल लोकेशन, क्वाइल का लोकेशन कैसा होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कैसा होता है, और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कैसा होता है। ठीक है, ये कोर टाइप का हो गया, और ये आपका दैट इज कॉल्ड द सेल टाइप। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इस सराउंड द कोर लिम्स, मतलब कोर के बाहरी चारों ओर क्या होता है? वाइंडिंग किया रहता है। ये होता है प्लेस्ड कहाँ पे होते हैं? इसको लोकेशन क्या होता है? ऑन द सेंट्रल लिंक पे होता है। इसका लोकेशन सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा डायग्राम। ठीक है, अभी नीचे है डायग्राम, मैं डिस्कस करूंगा उस चीज को। ठीक है, तो ये सेंट्रल लिंक पे इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, इसे वाइंडिंग किया रहेगा। और कोर टाइप आपका ऐसे सिंपल जो होता है, दिस इज द कोर टाइप। जैसे ये टू लिम्स है यहाँ पे, यहाँ थ्री लिम्स है। वन, वन, टू एंड थ्री लिम्स। और ये क्या है? ओनली टू लिम्स है, वन एंड टू। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है कि सराउंड द फोर लिम्स प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब पे रखा जाता है। ये सेंट्रल लिम्ब में है, देखिए यहाँ पे, ये है फोर टाइप के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक पाथ क्या आता है? सिंपल होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक पाथ होता है, डबल मैग्नेटिक पाथ हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे 5/2 हो जाता है, यहाँ पे 5/2 हो जाता है। अगर टोटल फ्लक्स यहाँ 5 है सेल टाइप में, तो ये 5/2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है? सेम फ्लक्स 5 होता है। लीकेज फ्लक्स कोर टाइप में ज्यादा होगा। ठीक है, और सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स कम होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा? कोर टाइप का लोअर होगा, और सेल टाइप का क्या होगा? हाइयर होगा। ठीक है? अब इसका डायग्राम देखते हैं, नीचे डायग्राम भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो डायग्राम दिया हुआ है, कोर टाइप एंड सेल टाइप का। तो ये जो है, दिस इज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे एलवी है। फर्स्ट जो कोर है इसके चारों ओर, मतलब इसके बाहरी परत में पहले क्या है? दैट इज एलवी, दैट इज लो वोल्टेज वाइंडिंग। और उसके चारों ओर क्या है? एलवी के चारों ओर ये क्या है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। एचवी मतलब हाई वोल्टेज, एलवी मतलब लो वोल्टेज। सेम यहाँ पे देखिए, ये एलवी है, और तो एलवी, और ये एलवी हो गया, तो ये एचवी हो गया।
ये एल बी हो गया, तो ये एच बी हो गया, ये वाला क्या हो गया, एच बी हो गया। उसी तरह यहाँ एल बी हो गया ये, तो ये इसके चारों ओर क्या हो गया, एच बी। मतलब लो वोल्टेज के चारों ओर क्या, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब कोर के चारों ओर लो वोल्टेज है वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कनेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका कोर तो जानते ही है। और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो फाई, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो डॉट डॉट जा रहा है इसी को तो फ्लक्स बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखिए क्या है इसका डायग्राम में। यहाँ पे देखिए दो लिम्ब था, एक लिम्ब ये वाला पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट लिम्ब एंड दिस इज द सेकेंड लिम्ब। यहाँ पे लिम्ब कितना है, वन टू है सेंट्रल पे, और ये थ्री। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल पे देखिए, सेंट्रल लिम्ब जो है सेंट्रल पे है, मतलब बीच में है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स पाई टोटल होगा तो ये इधर कितना होगा, 5/2 आधा हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर टोटल फ्लक्स पाई है तो इधर 5/2 जाएगा, इधर 5/2 जाएगा। और ये आपका तो कोर पहले से ही, तो दिस इज कॉल्ड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसका सेंट्रल लिंक पे प्लेस किया जाता है। ठीक है। तो ये था कोर टाइप सेल टाइप के बीच में डिफरेंस। ये एक्चुअली हाई वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है और ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल। इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ओके, आगे की चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है कुछ ऐसा है। ये रिप्रेजेंटेशन है कि ट्रांसफार्मर को कैसे दिखाते हैं। तो ये योग का लाता है, इसी को कोर बोला जाता है। और इसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोर होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोर होता है। ठीक है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस माइनस V1 प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या है, फाई है। और ये लिम्ब, उसके जस्ट पहले बताया हमने, ये लिम्ब कहलाता है। ठीक है, यहाँ दो लिम्ब है। ये कोर हो गया आपका। ओके, और ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2। इधर सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, V2। इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा, I2 सेकेंडरी करंट। इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा, प्राइमरी करंट। मतलब इस साइड पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और इस साइड के पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, इसको यहाँ कंस्ट्रक्शन पार्ट में दिखाया गया है। ये लो वोल्टेज पहले होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कोर टाइप में कैसा था। ये लेमिनेटेड किया हुआ है, इस जो एक के ऊपर एक परत किया हुआ है, लेमिनेटेड कोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड, हम लोग कोर बोलते हैं, CORE। ठीक है, लैमिनेटेड कोर। ये LV पहले इंसुलेशन क्या हुआ है, इंसुलेशन सेपरेट करने के लिए हाई, फिर LV इंसुलेशन है और HV इंसुलेशन है। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा पहले, फिर हाई वोल्टेज उसके चारों ओर होगा। ठीक है। और लैमिनेटेड कोर किया जाता है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, टू रिड्यूस, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे आया टर्म बता देते हैं, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। लेमिनेटेड कोर क्यों करते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और ये सिलिकॉन स्टील का कोर क्यों यूज करते हैं, ये सिलिकॉन स्टील का कोर होता है, मैग्नेटिक कोर। तो ये जो होता है टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक और जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो ये डायग्राम, इसको यहाँ पे समरी में दिखाया गया है। ये V1 जो है प्राइमरी वोल्टेज है, I1 है प्राइमरी करंट, E1 है इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी साइड, N1 है इन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, ये पूरा पार्ट प्राइमरी का हो गया। और इधर का पार्ट जो है पूरा सेकेंडरी वाला पार्ट है, ये सेकेंडरी साइड है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। इधर क्या हो गया, V2 हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, I2 गया सेकेंडरी करंट, E2 गया सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, N2 गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, और फाइव क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। अब देखिए व्हाट आर द मेन पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन का जो मेन मेन पार्ट्स है इसमें क्या क्या है। तो पहला है कोर। कोर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। कोर में ही मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और इसको लेमिनेटेड करते हैं टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अभी मैंने देखा था ना, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे बना हुआ था, तो ये लेमिनेशन क्या हुआ है, लेमिनेटेड कोर को पर्पस यही है कि ईडी करंट लॉस जो होगा उसको कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर को यूज करते हैं। दूसरा वाइंडिंग्स, कॉपर और एल्यूमिनियम कॉइल से इसका वाइंडिंग ओवर लिम्स ऑफ द कोर पे किया जाता है। जनरली यूज ज्यादातर क्या करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं। टैंक, इट कंटेन्स द कोर वाइंडिंग एंड इमर्स इन ऑयल। टैंक में हम लोग ऑयल को डालते हैं। ठीक है। ब्रीदर, ऑयल रहता है, कोर रहता है। ब्रीदर मतलब इट कंटेन्स सिलिका जेल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसमें ब्रीदर में क्या होता है, ऐसे रहता है, इसमें सिलिका जेल रहता है। ठीक है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है,
ये कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होता है। इसका काम होता है मॉइस्चर, जो बाहरी मॉइस्चर है उसको खींच के यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेना है। एब्जॉर्ब करके फिर ये कूल ठंडा हवा अंदर की ओर भेजता है। ठीक है, मतलब सिलिका जेल का काम है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो नमी होगा उसको वो सोख लेगा। कंजर्वेटर का काम क्या है? इट मेंटेन्स ऑयल लेवल, ये ऑयल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ड्यू टू टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर जो चेंज होता है, तापमान मतलब हीट होगा, तो हीट होने से हीट बढ़ेगा घटेगा, तो उसके कारण भी ये ऑयल लेवल का जो ऑयल लेवल का है, ऑयल लेवल को वो मेंटेन करता है। बुकोल रिले क्या करता है? बुकोल रिले डिटेक्ट करता है गैस फॉर्मेशन ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट के कारण। ये इंटरनल फॉल्ट को सेंस करता है। बुकोल रिले क्या करता है? इंटरनल फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है। कूलिंग कूलिंग ट्यूब्स क्या है, फिन्स क्या है? डिसिपेट हीट जनरेटेड। इसमें क्या होता है? डिसिपेट होता है हीट, जो आपको ऑयल जब गर्म होता है तो उससे क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो या कूलिंग ट्यूब्स या फिन्स के द्वारा उसको कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। मटेरियल्स यूज्ड, कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ठीक है, इस पर्पस के लिए। ट्रांसफार्मर के कोर के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा मटेरियल यूज? पहला है CRGO। CRGO का फुल फॉर्म क्या है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं यूज फॉर कोर, कोर पर्पस में हम लोग क्या यूज करते हैं? CRGO। इसका हाई परमेबिलिटी होता है, लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। परमेबिलिटी क्या होता है? हाई होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, इसलिए हम उसको ज्यादातर यूज करते हैं। परमेबिलिटी हाई और लो हिस्टैरिसीस लॉस होने की वजह से ही CRGO मटेरियल का यूज किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, दूसरा है CRNGO। इसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड। यहाँ पे सिर्फ एन का मतलब हो गया नॉन, NON, नॉन ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, ये क्या होता है? लेस इफिशिएंट होता है, यूज्ड इन रोटेटिंग मशीन में यूज किया जाता है। ठीक है, HRGO क्या होता है? हॉट रोल्ड। ठीक है, ये हॉट रोल्ड हो गया, तो यहाँ कोल्ड रोल्ड था, अब ये गर्म हो गया, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, मतलब आउटडेटेड। ये क्या होता है? आउटडेटेड होता है, हाइयर लॉसेस होता है, इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसलिए ज्यादातर इसको यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर किसको यूज करते हैं? CRGO मटेरियल को यूज करते हैं। ठीक है, इसको यूज किया जाता है। एम्फोरस कोर क्या होता है? हाई एफिशिएंसी होता है, अल्ट्रा लो लॉसेस होता है। ठीक है, एम्फोरस कोर। कॉपर एल्यूमिनियम क्या है? फॉर वाइंडिंग में हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम यूज करते हैं। कॉपर क्या करता है? हाई कंडक्टिविटी होता है कॉपर का, जिसके कारण इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका ऑपरेशन देखेंगे, प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑपरेशन में क्या है कि ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो उसमें भी कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग। जब क्या करते हैं हम लोग? अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब AC जब हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, इट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फ्लक्स कोर के अंदर में, और उसी के कारण इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाता है। उसी कोर के कारण, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ही तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ये मान लीजिए डायग्राम है ट्रांसफार्मर के लिए, इधर से वाइंडिंग कर दिया है, इधर से वाइंडिंग कर दिया। तो ये प्राइमरी साइड है, तो जब प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट जाएगा, करंट जाएगा तो क्या होगा? इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो क्या होगा? EMF इंड्यूस हो जाएगा। और ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो करंट प्राइमरी साइड में फ्लो हो रहा है वो सेकेंडरी साइड में चला जाएगा। इस प्रिंसिपल पे ही, मतलब फ्राइडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है, उसमें भी ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। कौन? तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। ओके। नेक्स्ट है बच्चों EMF इक्वेशन। व्हाट इज EMF इक्वेशन? तो इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे यहाँ पे। तो EMF इक्वेशन क्या है? EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो एक्चुअली E इक्वल टू क्या होता है? 4.44, जो डेरिवेशन आता है 4.44 पाइम F N होता है। ठीक है, इसी को जब ब्रेक कर देते हैं तो हो जाता है 4.44, ये फाइम, और फाइम को हम क्या लिख सकते हैं? BM × A लिखते हैं, और ये F है, ये N। ठीक है, E क्या है? इंड्यूस्ड EMF है, वेयर E क्या है आपका? इंड्यूस्ड EMF। यही आपको जनरेट करना है ट्रांसफार्मर के अंदर में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना जनरेट हो रहा है। और BM जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होता है?
वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला होता है। ए एफ क्या है? सप्लाई। एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉपर का वायर हम लोग यूज कर रहे थे उसको हम बोलते हैं, दैट इज द एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके। तो इसको अगर डिराइव करना है, जो इक्वेशन ये कैसे आया, तो इसको इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सिंपल। आपका ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये साइनसोइडल, ठीक है, क्या है? जैसे मान लीजिए फाइव, ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ है। तो दैट ये जो होगा ये मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे देगा, दैट इज कॉल्ड फाइव एम। ठीक है, ये जीरो होता है, ये क्या होता है? फाइव पाई होता है। फिर ये क्या होता है? टू पाई होता है। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 360। ये क्या हो जाएगा? आधा पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है। तो आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, फ्राइडे लॉ ने क्या बोला था? इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। मैं यहाँ शॉर्ट में ही बता देता हूँ। माइनस एन तो हुआ, डी बाई डी टी हो गया। ठीक है। और ये फाई का वैल्यू क्या होता है? फाइव एम, क्योंकि साइनसोइडल है, फाइव एम साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, फाई का वैल्यू क्या होगा? फाइव एम साइन ओमेगा टी। जैसे वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं उसी तरह यहाँ फ्लक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो माइनस एन हो गया, ये हो गया, फाइव बाहर है, ओमेगा कोफिशिएंट है, और साइन ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करते हैं ओमेगा कोफिशिएंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी। तो अब लिखिए माइनस एन, दिस इज द फाइव एम, ओमेगा क्या होता है? टू पाई एफ होता है, उसी द कॉस ओमेगा टी हो। ठीक है। ओके। तो हो गया माइनस टू पाई एफ एफ एन फाइव एम कॉस ओमेगा टी। ओके। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? माइनस को हटाने के लिए क्या कर देते हैं? तो टू पाई एफ एन फाइव एम तो लिखे हैं, और कॉस ओमेगा टी क्या लिख देते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। नहीं, हमको जब आरएमएस वैल्यू निकालना होगा, ई आर एम एस, स्मॉल में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ई एम बाय रूट टू हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा? ये पूरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? ई मैक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से? मैक्सिमम वैल्यू कितना दे देगा? टू पाई एफ एन फाइव एम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया। अब हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है, मतलब एसी, तो दैट ई एम बाई रूट टू। तो ई एम का वैल्यू पता चल गया है, टू पाई एफ एन फाइव एम बाई क्या हो जाएगा? रूट टू हो जाएगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलसी से, तो आएगा 4.44 5 एम एफ एन। ठीक है, तो यही जो निकला ये आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है रूट मीन, तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन हो जाता है। इक्वल टू फाइनली, इक्वल टू क्या आता है? 4.44 5 को क्या लिख सकते हैं? ये प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया एफ इंटू एन। अब इसी को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देंगे। एक क्या लिखेंगे हम लोग? और ई वन केस के लिए लिखेंगे, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? ई वन इक्वल टू 4.44 5 एम एफ एन वन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन वन। और ई टू जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4.44 5 एम एफ एन टू हो जाएगा। ये सेकेंडरी के लिए हो गया। ये प्राइमरी, फॉर प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। अब जब वोल्टेज रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो बोलते हैं, तो इसी का रेशियो हम लोग ई वन बाई ई टू कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एन वन बाई एन टू हो जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन ये आ जाता है। ठीक है, अब इसी को आगे अगर बढ़ाते हैं, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्म केस में इनपुट पावर क्या होता है? आउटपुट पावर के बराबर होता है। आइडियल केस में क्या होता है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? नो लॉसेस होने की वजह से वी वन आई वन हो रहा क्या होता है? वी टू आई टू हो जाता है। तो वी वन बाय वी टू का तो क्या हो गया? आई टू बाय आई वन हो गया। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से ये भी आ गया। तो अब इस फाइनली जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो रिलेशन क्या आता है? ई टू बाई ई वन, पलट्स के लिख दिए हम, ई टू बाई ई वन इक्वल टू वी टू बाई वी वन इक्वल टू एन टू बाई एन वन इक्वल टू आई वन बाई आई टू। यहाँ उल्टा हो जाता है, देख लीजिए, डेरिवेशन में निकाल दिया हमने। अब इक्वल टू के, या अल्फा कोई कोई लिखता है, तो यहाँ पे के जो है यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफर टर्न्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम में एक ईएमएफ इक्वेशन आता है और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड था, इसलिए मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया। ई टू क्या है? सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड। टू मतलब सेकेंडरी, वन मतलब प्राइमरी। ई वन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड।
V1 प्राइमरी वोल्टेज, V2 सेकेंडरी वोल्टेज, N1 प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, N2 सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, I1 प्राइमरी करंट, I2 सेकेंडरी करंट, और K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो कहलाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं आगे की ओर। तो इसमें आपको डेरिवेशन करके बता दिया गया है, तो ये मैं डिस्कस यहाँ पे कर दिया हूँ पहले ही, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। ये नोट्स टाइप में हो गया। कुछ कुछ टर्म यहाँ पे जैसे मान लो मिसिंग हो सकता है, जैसे ये E1/2 होगा, ये N1/N2 बटे छुटा हुआ है E1/N1, E2/N2, ठीक है। इसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल, इसी में बेस्ड एक क्या है, न्यूमेरिकल है। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, सिंगल फेज 3300/240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इतना वेबर दिया हुआ है। ये फाइम का वैल्यू दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए E1 का ये प्राइमरी है और ये E2 है सेकेंडरी है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, मतलब N1 निकालना है, तो वो क्या निकालना है, N1 और N2। ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन से ही देख लिए क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये सब दिया हुआ था, इसको लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ये भी दिया हुआ है। आपका ईएमएफ इक्वेशन तो पता ही है, इक्वल टू क्या होता है, 4.44 F5N होता है। यहाँ प्राइमरी के लिए क्या होगा, N1 E1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, N1 जब निकालेंगे तो E1 बटे हो जाएगा, ठीक है। E1 बटे हो जाएगा 4.44 F, यहाँ से निकालोगे, जैसे मान लो E1 प्राइमरी के लिए लोगे, ये हो गया N1। तो ये जब वैल्यू पुट अप करोगे तो ये हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो E1 का वैल्यू तो पता है, अब बट्टा कर देंगे। यहाँ बटे छूटा हुआ है सभी का, ठीक है। बाई 4.44 F50 वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो यहाँ से मेरा N1 का वैल्यू निकल गया 47.471.9। इसका मतलब अप्रॉक्स वैल्यू नियर अबाउट क्या हो गया, 472। तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो 472 हो जाएगा। ओके, और सेकेंडरी उसी तरह निकाल लो, सेम क्या, सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, तो N2 क्या हो जाएगा, E2 बाय क्या हो जाएगा, 4.44 F5M। तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, E2 का वैल्यू 240 वोल्ट था, और सब वैल्यू तो पता ही है। तो N2 का वैल्यू है 34.32, मतलब अप्रॉक्स हो गया 35। तो N1 निकल गया आपका 472, और N2 निकल गया, दैट इज कॉल्ड 35। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने फाइंड आउट करे। तो ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम डिस्कस करें। ओके।